हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो अब जब तुम्हारा जेई मेंस 2025 का जनवरी अटेम्प्ट इतना ज़्यादा पास आ चुका है, तो हमने अभी कुछ दिन पहले तुमने मैथ्स का वीडियो देखा होगा, चैनल पे नहीं देखा है तो यहाँ आई टैब पर डाल देंगे, उसको देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर्स जो रहने वाले हैं तुम्हारे पिछले साल के ट्रेंड्स को एनालाइज करते हुए, खासकर 2024 को जो सिलेबस रिडक्शन के बाद पहला पेपर आया था तुम्हारा, उन सबको एनालाइज करने के बाद केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स जो हैं इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं या सबसे ज़्यादा उनकी वेटेज ज़्यादा रहता है और उनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए, और उनके सब टॉपिक्स के साथ डिटेल में मैं आज तुमसे बात करने वाला हूँ। एक डिस्क्लेमर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही दे दूँ, दिस लिस्ट इन नो वे इज एक्सॉस्टिव। मतलब ये चैप्टर्स 100% नहीं है तुम्हारा। ये तुम किस काम आएंगे अगर तुम्हारी केमिस्ट्री में किसी भी टाइप की ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल किसी भी टाइप की केमिस्ट्री में बहुत ख़राब हालत है, कहाँ से शुरू करना है, या ये कि भैया बच जाऊँ बस मैं, इसमें मेरे अच्छे खासे नंबर आ जाए ताकि रैंक बहुत ख़राब ना हो, उसके काम आएगी तुम्हारे। अगर तुम कंप्लीट सिलेबस के लिए भी जा रहे हो तो किसमें किसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, किसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, या किसको सबसे ज़्यादा पहले करना चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी जिनके आने की रहती है उन चैप्टर्स की ये लिस्ट है। 100% इसमें एक्सपेक्ट मत करना, इसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड नहीं होंगे। उसके लिए जाना है तो तुम्हें हमारे पुराने वीडियोस चेकआउट करने पड़ेंगे, जहाँ प्रायोरिटी वाइज सारे चैप्टर्स बताएं कि शुरुआत से एंड तक किसको कहाँ से लगना है। इस लिस्ट में टॉप के चैप्टर्स की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें वेटेज बता दूं सीधे टॉपिक्स पे कूदने से। ऑर्गेनिक का जो वेटेज है वो मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दिया, ये कुछ पेपर्स को पिछले एनालाइज करने के बाद बता रहा हूँ, ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ। ऑर्गेनिक का वेटेज 40% के करीब रहता है। इनऑर्गेनिक और फिजिकल इक्वली देखने को मिली, फिजिकल मुझे न्यूमेरिक टाइप में ज़्यादा देखने मिली, और इस बार जो है तुम्हारा न्यूमेरिक का जो फॉर्मेट है वो बदल गया है। तो अब जो भैया 10 क्वेश्चन मिल रहे थे, 5 ही मिलेंगे, और चॉइस वगैरह है नहीं, जो है वो आया तो आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं वाला हिसाब है। तो इसको थोड़ा सीरियसली करना फिजिकल केमिस्ट्री को। इसके अलावा जब ये एमसीक्यू में आता है तो एमसीक्यू में अधिकतम मुझे ये ग्राफ्स का चोला ओढ़ के दिखा है। तो ग्राफ्स वगैरह पर खासकर इक्विलिब्रियम हो गया, काइनेटिक्स के ग्राफ्स हो गए, तुम्हारे ग्राफ्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो ग्राफ्स हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस पे बहुत सारे ग्राफ्स हैं, तुम्हारा वेपर प्रेशर और इन सब के जो ग्राफ्स हैं उनको ज़रूर पढ़ लेना। कौन सा ग्राफ कब इंटरसेक्ट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, क्या है, ये सब चीज़ों को पढ़ लेना, वो तुम्हारे लिए बेहतर रहेंगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले पी ब्लॉक आता था जो कि अब कट गया है, मेजॉरिटी कट गया है। तो इससे क्या होता है कि केमिकल बॉन्डिंग हो गया, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया, पीरियोडिक हो गया, इन सारे पैरामीटर्स की बहुत ज़्यादा वेटेज और इंपॉर्टेंस बन जाती है। तो इन पर अपन खासा ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। तो अब अपन कूद जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विथ सब टॉपिक्स, डिटेल में बात करते हैं थोड़ा सा, स्टार्टिंग फ्रॉम इनऑर्गेनिक। सबसे पहले जैसा मैंने कहा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारा ही, क्योंकि वो नींव बनाता है तुम्हारी केमिस्ट्री की। लेकिन अगर दो सब टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हो जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन पे बहुत सवाल आए हैं। तुम्हें कंपाउंड दे देगा, पूछ लेगा एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन बता दो, तुम्हें बोल देगा कि इसमें से, इस लिस्ट ऑफ में से कितने ज़्यादा कंपाउंड्स, न्यूमेरिक में क्वेश्चन आता है ये, एक लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स दे दिया और बोल दिया sp3d किस किस में देखने मिल रहा है, अब बना के दो। तो ये सब तुम्हारा आता है। इसके अलावा एमओटी पे भर भर के सवाल आते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है। ये चुराने वाले नंबर होते हैं एमओटी के। इसमें एक अधिकतम उसमें कंफ्यूज कर देता है फ्लोरीन से पहले, उसके बाद जो एमओटी चेंज हो रहा होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, तुमसे पूछ लेगा एमओटी के हिसाब से, तो वो सब चीज़ें पढ़ के जाना। पीरियोडिक टेबल की बात कर लेते हैं, तो इसमें ट्रेंड्स ऑफ साइज एंड एनर्जीज और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग रहती है, क्यों कैसे कैसे चीज़ें कम हो रही है, साइज क्यों कम हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जा रहा है, साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी उसके कारण कैसे चेंज हो रही है, इन सब के जो ट्रेंड्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए। डीएनएफ ब्लॉक का फिर से, क्योंकि पी ब्लॉक जो है एक जो ब्लॉक केमिस्ट्री का था मेजर पार्ट वो हट जाता है, तो डीएनएफ ब्लॉक की काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो वही ट्रेंड्स ऑफ साइज, आयनाइजेशन एंड एटोमाइजेशन, एंथैल्पी अलोंग द पीरियड, ये ट्रेंड्स की ही बात होती है मोस्टली। और बहुत जो एक मेजर चीज़ है जो बच्चे मिस आउट कर देते हैं, ये सोच के कि भैया इतने सारे इक्वेशंस है कौन याद करे, ये मत करना। K2Cr2O7 और KMnO4 इनके रिएक्शंस और प्रिपरेशन दोनों ज़रूर याद कर लेना। खासकर KMnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भर भर के पूछता है, भर भर के, इसका ऑक्सीडाइजेशन चेंज कितना होगा, किस रिएजेंट के साथ या किस कंपाउंड के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है। एनसीईआरटी में 2 पेज का है ये सेगमेंट, उन पेज को चार्ट जाना, लिख लिख के याद करो, वो रिएक्शंस प्लीज़ याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आते हैं पेपर में लगभग हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में, नहीं तो 2-3 शिफ्ट में एक सवाल मुझे ज़रूर दिखा उसका।
ठीक है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अथा इजी चैप्टर है, कैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है, हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मैग्नेटिक नेचर, पैरा डायामैग्नेटिक क्या है, और आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चैप्टर्स पे खैर ये तो मैंने देख रहा हूँ कि मैं पूरा चैप्टर ही लगभग भैया आपने बता दी, बट ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है, बहुत ईजी चैप्टर, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, तो इसको कर लोगे फ्री के 4 से 8 नंबर है, तो इसमें इस पर ध्यान रखना। इसके बाद अपन फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा अब बच नहीं गया है, जो चीज़ें बताई है उन तो करना ही है, लेकिन इसके अलावा जो चैप्टर्स है उसकी भी अगर एनसीईआरटी रीडिंग इनऑर्गेनिक में तुम लगा लोगे तो बहुत सेफ हो जाओगे, वो जरूर कर लेना। फिजिकल की बात कर लेते हैं। मोल कंसेप्ट एंड रिडॉक्स, इसको तुम स्टोइशियोमेट्री के नाम से भी जान सकते हो, पूरा नहीं लिखना हो, तुम समझ रहे हो स्टोइशियोमेट्री। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस लिमिटिंग रिएजेंट की कैसे क्या की जाती हैं, मोलारिटी और नॉर्मैलिटी पे दबा के सवाल आते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन पे बहुत सवाल आते हैं, KMnO4 और Na2SPO3 रिएक्शंस, ये तुम्हारा रिडॉक्स का एक मेजर पार्ट रहता है, जैसे मैंने बताया DNF के साथ इसको मिला के पूछ सकता है कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे तुम्हारा ये सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो तुम लोग, तो कैसे रिडॉक्स में चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, किस में सबसे ज़्यादा चेंज हुआ, इस तरीके के सवाल बहुत पूछ रहा है पिछले सालों में। एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम्हारा मेजॉरिटी थ्योरेटिकल चैप्टर है, इससे तुम मान के चलो कम से कम एक सवाल 100% आना है, इससे तुम्हारे 2 सवाल आ सकते हैं बहुत ईजीली। बोहर एटॉमिक मॉडल बहुत ईजी है, बोहर एटॉमिक मॉडल के जो फॉर्मूला वगैरह है, रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, तुम्हारे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, कैसे काइनेटिक एनर्जी डबल हो रही है, चेंज हो रही है, क्या हो रहा है, उसका डिपेंडेंस क्या है तुम्हारे ऑर्बिट के ऊपर, डिपेंडेंस सबका, चाहे टाइम पीरियड हो, चाहे रेडियस हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वेलोसिटी हो, इनका प्रोपोर्शनैलिटी नंबर ऑफ शेल के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर कर लेना, वो सीधा सीधा उठ के आ जाता है कई बार। इसके बाद आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हो ऑल टाइम फेवरेट, जो एक इक्वेशन आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की है, काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन और तुम्हारे एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को रिलेट करने वाली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को रिलेट करने वाली। ये इक्वेशन से दबा के सवाल पूछता है, कुछ भी नहीं, मतलब मक्खन सवाल, अगर तुम्हें इक्वेशन याद है, कुछ नहीं है, 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन की वैल्यू दे देगा, तुम्हारे काइनेटिक एनर्जी की कुछ वैल्यू दे देगा, बोल देगा कि तुम्हारा hν की वैल्यू निकाल दो, बोल देगा फ्रीक्वेंसी निकाल दो, लाइट की वेवलेंथ निकाल दो, तो hν को hc/λ करना होगा, बहुत इजी है, इसको जरूर कर लेना। और क्वांटम नंबर्स कैसे फिलिंग होती है, ऑफ बॉक्स प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इस सब पे सवाल आते हैं, ठीक है। गैशियस स्टेट में आइडियल एंड रियल गैस इक्वेशंस, कंप्रेसिबिलिटी और जेड फैक्टर। गैशियस स्टेट बहुत इजी चैप्टर है, इसमें ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके में डिटेल में मुझे जाने की लिए लगती नहीं है। केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट, ये फिजिकल का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक आ जाता है, आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आएगा। कॉन्स्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे ली शैडलर प्रिंसिपल पे थोड़े से सवाल कम दिखे मुझे वैसे काफ़ी ईजी चीज़ है, तो हो सकता है वो सोच रहे कि बहुत ज़्यादा ईजी ना डालें, तो पिछले साल थोड़े कम सवाल दिखे, बट ये कंसेप्चुअली बहुत ईजी चीज़ है, लॉजिक लगाना होता है, तो वो थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि मुझे इससे बहुत सारे सवाल दिखे, और इसके साथ साथ पीएच कैलकुलेशन, ये तुम्हारा ना पीएच कैलकुलेशन में मतलब लॉग वगैरह की वैल्यूज को इस्तेमाल करके log 2 का वैल्यू दे देगा पॉइंट करके, और फिर बोलेगा कि पीएच इसका कैलकुलेट करो, तो तुम्हारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और पीएच कैलकुलेशन, ये तीनों में से सवाल लगभग सिमिलर फॉर्मेट के ही आते हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव टाइप होते हैं। ये ये जो 3 टॉपिक्स हैं, इससे मुझे भर भर के सवाल दिखे, तो इनको प्लीज़ कर लेना। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री तुम्हारे टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हो गए, इसमें लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे भी थोड़े से सवाल मुझे दिखे दिए, खासकर जो तुम्हारा फर्स्ट लॉ है Q = U+V U+W इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं ये तुम्हारा फिजिक्स का हो जाता है, U = Q+W। मुझे करेक्ट कर देना कमेंट्स में, मैं थोड़ा सा रात को 2 बज रहा है, एकदम याद नहीं है, बट हाँ, तो इस पे तुम्हारे सवाल आ रहे हैं। प्रोसेसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, और हेस लॉ पे तुम्हारे सवाल आते हैं। एडिटिविटी जो है तुम्हारी एनर्जीज़ की, तुम्हें 4 रिएक्शन दे देता है, मैंने ये सवाल तो भर भर के देखा, 4 तरीके की रिएक्शन दे दिया, और एक 5वें रिएक्शन की तुमसे पूछ लेगा कि इसकी एंथैल्पी बता दो, या इसकी वो बताओ। एंट्रोपी सीधा नहीं पूछता, वो एडवांस लेवल आ जाता है, एंथैल्पी पूछ लेता है, तो वो तुम्हें ऐड सेपरेट कर आके कुछ एलिमेंट्स को काट कूट के वो करना पड़ेगा, उस तरीके के सवाल बहुत आ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑल टाइम फेवरेट, नर्न्स इक्वेशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैराडेज लॉ पे भी न्यूमेरिकल सवाल बन रहे हैं, इससे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से और ज़्यादा मुझे तो नहीं दिखा, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मैंने एक चीज़ देखी, एनसीईआरटी में जो बैक एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल है, उसी के बहुत सिमिलर पैटर्न पे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स मुझे मेंस में देखने को मिले, तो उससे प्रैक्टिस एक बार जरूर कर सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स में तुम्हारी जो टाइम की इक्वेशंस है, हाफ लाइफ कैलकुलेशन फॉर रिएक्शंस हो गया, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया तुम्हारा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, उसमें फर्स्ट ऑर्डर जो है वो अक्सर उससे बहुत सारे सवाल देखने मिले हैं। केमिकल काइनेटिक्स के
केमिकल काइनेटिक्स के जो nth ऑर्डर्स हैं, चाहे 0 हो चाहे 1 फर्स्ट हो सेकंड हो, इनके जो ग्राफ्स बनते हैं, ग्राफ्स से भी सवाल पूछ रहा है तो उन पर एक बार नज़र ज़रूर मार लेना। आरएनएस इक्वेशन ऑल टाइम फेवरेट, वो तो पूछता ही है तो उसको पढ़ लेना। लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा ये फॉन्ट की गड़बड़ी है, माफ़ी चाहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जीओसी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव है। क्या करेगा, 12th के चैप्टर्स जो हैं तुम्हारे हैलो एल्कीन्स और एरीन्स से लेके तुम्हारा अमीन्स तक, इन सब में साथ में जीओसी और आइसोमेरिज्म घुमा देगा। तो जीओसी और आइसोमेरिज्म पे अपनी पकड़ बना के रखना। जीओसी में क्या पूछता है भैया, सबसे ज़्यादा पूछता है एसिडिक एंड बेसिक ऑर्डर। कंपाउंड दे देगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन के हिसाब से, वो तुम्हारे ऊपर है, उस मतलब सवाल बनाने वाले के ऊपर है, उस पर रिलेटेड सवाल पूछ लेगा, यही स्टेबिलिटी वाला। और जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछ लेता है। नॉमेनक्लेचर को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है, इसकी बहुत ज़्यादा सवाल मुझे फिर नहीं दिखे। नॉमेनक्लेचर में क्या करेगा ना, क्या है, किसी एरीन का नाम दे दिया या किसी हैलो एल्कीन का नाम दे दिया, तो अब वो सवाल हैलो एल्कीन एरीन का हो गया या आइसोमेरिज्म का हो गया, या सॉरी नॉमेनक्लेचर का हो गया, तो नॉमेनक्लेचर अलग से नहीं पूछता। जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखोगे तुम, सब मिला मिलू के इंटरकनेक्ट करके पूछेगा, हाइड्रोकार्बन में आइसोमेरिज्म घुसा के पूछेगा। तो इस तरीके की चीज़ें तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी और आइसोमेरिज्म की पकड़ होनी चाहिए। वरना ऐसा है कि तुम सिर्फ 12 पढ़ के चले गए, जीओसी आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा, 12th के साथ आइसोमेरिज्म का सवाल पूछ लिया, अब तुम आइसोमेरिज्म ही नहीं पता तो 4 नंबर चले गए, फिर वो फायदा नहीं है अगर तुम आधा सवाल आता हो तो, ठीक है, तो वो पढ़ना जरूरी है। हाइड्रोकार्बन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे वुड्स रिएक्शन बहुत दिखा, इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन दिखा, ओजोनोलिसिस में बहुत सवाल दिखाई दिए भैया, खासकर जो एडिशन रिएक्शन होता है ओजोनोलिसिस में, और HBr तो ब्रोमिक एसिड जो है, इस पर मुझे थोड़े सवाल दिखाई दिए तो इसको ज़रूर कर लेना। और रिएक्शन मैकेनिज्म्स, अब कुछ लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो 12th में पढ़ाए जाते हैं, कुछ लोगों को 11th में पढ़ा दिए जाते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन मैकेनिज्म्स पे सवाल आते हैं, खासकर SN1 SN2 E1 E2 ये मैकेनिज्म्स पे तो दिखे। E1 CB जो मैकेनिज्म है उस पर थोड़े से कम सवाल दिखाई दिए, बट अब E1 E2 पढ़ ही रहे हो तो E1 CB भी पढ़ ही लेना साथ में, ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट वो अलग से होता नहीं है। अब ऑल ऑर्गेनिक चैप्टर्स ऑफ 12th ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक में मैंने जैसा बताया मिक्स करके एक सवाल पूछ लेता है कंसेप्ट्स के। तो अगर तुमने ऐसा है कि अल्कोहल फिन अगर सब छोड़ भी रहे हो, इसमें टॉप प्रायोरिटी भी चाहिए, तो नेम रिएक्शन ज़रूर कर लेना है जो 12th के ऑर्गेनिक के पार्ट हैं। कुछ नेम रिएक्शन जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, कोलबेस रिएक्शन हो गया, एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हॉफमैन ब्रोमोबाइट, कोलबेस 2 बार हो गया, सॉरी, हॉफमैन ब्रोमोबाइट रिएक्शन से सवाल पूछ लेता है। कार्बाइलअमीन रिएक्शन के मैंने देखा था मैकेनिज्म के बीच से सवाल पूछ लिया था, तो इन रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स भी तुमको पढ़ने हैं। हिंसबर्ग टेस्ट हो गया। और नेम रिएक्शंस जो हैं ये कंप्लीट, मतलब ये टॉप प्रायोरिटी के हैं, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे नेम रिएक्शंस भी हैं उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन्हें छोड़ दोगे, उनको भी ज़रूर करके जाना है। इनको तुम्हें विथ मैकेनिज्म पढ़ना है, क्योंकि मैकेनिज्म में बीच से सवाल पूछ ले रहा है जेईई मेंस, अब इस नीचता पे आ चुका है तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए इसको कर लेना, ठीक है। हाँ, मैंने देखा, ये बता दिया मैंने तुम्हें कि आइसोमेरिज्म के साथ पढ़ना है। अच्छा हाँ, कौन सा आइसोमेरिज्म सिन एंटी बना के क्या प्रोडक्ट बना रहा है, सिस ट्रांस, ये सब मेजर फेवरेट्स हैं एनटीए के भैया, तो इनको कर लेना, ध्यान से इसको पढ़ लेना। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स में मेजॉरिटी जो पूछ रहा है विटामिन, DNA, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स के बारे में बात करता है। थोड़ा सा बात तुम्हारे कार्ब्स, सैकरिक एसिड, तुम्हारे सुक्रोज वगैरह पे भी हो रही है, तो उसको एक आध सवाल मुझे दिखा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ एक आध सवाल मुझे वहाँ दिखाई दिया। इसके अलावा कुछ बच्चे जो हैं वो इसको छोड़ देंगे, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार, अब देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मान रहा हूँ, लेकिन अगर सवाल आ गया तो 4 नंबर बहुत होता है। तो ये तुम्हारे बोर्ड्स के प्रैक्टिकल के लिए तुम्हें वैसे भी पढ़ना है, फरवरी में बोर्ड्स हैं, तो अभी से पढ़ लो, थोड़ा सा जल्दी पढ़ लोगे तो 4 नंबर अगर तुम्हारा किस्मत रही और इसका सवाल आ गया जो कि ईजी होता है तो तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी। एक बस रीडिंग लगा लेना NCERT की, तो तुम्हारा काम मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। भाई साहब इतना तेज इतनी देर से बोल रहा हूँ मैं। सारे चैप्टर्स तुम्हें बता दिए जो टॉप प्रायोरिटी थे। जैसा मैंने डिस्क्लेमर में कहा था, ये सारे 100% चैप्टर्स नहीं थे, जो तुम्हारा पूरे सिलेबस को मैंने यहाँ लिस्ट डाउन नहीं करा है। प्रायोरिटी बताई थी हर चैप्टर्स को, सब उनके इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स भी तुम्हें बता दी, किस तरीके से कहाँ से क्या सवाल पूछता है, वो सारी बात तुम्हें बता दी है। बाकी पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।